आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही वक्त है अपने सपने साकार करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टाइल पर। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने पिछली क्लास में भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज प्रारंभ की थी। दोस्तों, आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग 1 नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 1 जरूर देखें। दोस्तों, प्रस्तावना के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 1 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। दोस्तों, आप उसे जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेशन की, और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के मतदाताओं में, भारत की जनता में, या भारत की संसद में? बताइए दोस्तों, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत की जनता। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारत की जनता के नाम से अंगीकृत किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का पहला वाक्य है वो है हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना की शुरुआत या भारतीय संविधान को जनता के नाम से पारित या स्वीकृत किया गया है दोस्तों। अर्थात भारतीय संविधान की जो भारतीय शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित होगी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक गणराज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन बी, भारत का अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन सी, भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रभावी है। या ऑप्शन डी, भारत का शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, भारत का शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है। दोस्तों, जिस देश के शासन का अध्यक्ष या जिस देश का शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है वहाँ की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, और जिस देश का शासनाध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता, या तो मनोनीत होता है या शासनाध्यक्ष का पद वंशानुगत होता है, दोस्तों उस देश की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं होती है। भारत की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का जो शासनाध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। दोस्तों, भारत का शासनाध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, और भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अर्थात भारत की जो शासन व्यवस्थापिका है वो कैसी है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थापिका है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत का शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में देश को कौन कौन से नाम से संबोधित किया गया है? दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है, संविधान में भारत के लिए किन नामों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, भारत और भारतवर्ष। ऑप्शन बी, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। या ऑप्शन डी, भारत और हिंदुस्तान। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आंसर नहीं आ रहे भाई आप लोगों के कमेंट बॉक्स में, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो मैं बताता हूं आपको क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। दोस्तों, हमारे संविधान में हमारे देश के लिए 2 नामों का प्रयोग किया गया है, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा,
अर्थात भारतीय संविधान में भारत के लिए जो नाम प्रयोग किए गए हैं या जिन नामों को प्रयोग में लिया गया है वो नाम कौन सा है दोस्तों? भारत और इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए गणतंत्र, लोकतंत्र, समाजवाद या पंथ निरपेक्षता। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ऐसा कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? गणतंत्र, लोकतंत्र, समाजवाद या पंथ निरपेक्षता। बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र या जनता का शासन। दोस्तों, लोकतंत्र या जो जनता का शासन है, इसमें जनता अपने शासन को स्वयं स्थापित करती है, अर्थात जनता का जनता के द्वारा जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की शासन व्यवस्थापिका का संचालन करते हैं। अर्थात दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 40वें संविधान संशोधन के द्वारा या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अथवा 44वें संविधान संशोधन या फिर 38वें संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976, ऑप्शन बी। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और अभी तक दोस्तों प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? बताइए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 1 नवंबर 1956 को? बताइए दोस्तों, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 26 जनवरी के दिन को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन भारतीय संविधान को पारित, स्वीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित कर दिया गया था। तो दोस्तों, 26 नवंबर के दिन को हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी के दिन को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का, भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया था?
दोस्तों एक बहुत ही साधारण सा, सामान्य सा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर सभी से आना चाहिए, सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। दोस्तों इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी के दिन को प्रतिवर्ष संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत किसी एक धर्म का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, या फिर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाता है। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर। प्रस्तावना के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है भारत किसी एक धर्म का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, या धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, अर्थात भारत में किसी भी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, या किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों भारत किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन नहीं करता है, और भारत में धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक नहीं लगाई गई है। दोस्तों भारत का अपना कोई निश्चित धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों के लोग समान रूप से निवास करते हैं, सभी धर्मों को यहाँ पर दोस्तों समान महत्व दिया जाता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष, एक धर्म निरपेक्ष और एक सेक्युलर देश है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। भारतीय संविधान में दिए गए आदर्शों का सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता। नेक्स्ट समानता, स्वतंत्रता, न्याय। नेक्स्ट न्याय, समानता, स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन डी समानता, न्याय और स्वतंत्रता। बताइए दोस्तों क्या आंसर सही होगा। यहाँ पर आदर्शों का सही क्रम पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले न्याय दिया गया है, उसके बाद स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, और अंत में समानता की बात की गई है। दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पहले न्याय है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता। दोस्तों पहले न्याय का वर्णन किया गया है, उसके बाद स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, और उसके बाद समानता की बात की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। क्यों, शुभ मुहूर्त था इसलिए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था इस दिन इसलिए, या भारतीय संविधान इस दिन अंगीकृत हुआ था इसलिए, या इस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था इसलिए। बताइए दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा 26 नवंबर वर्ष 1949 को भारतीय संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों इस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को हम प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था। दोस्तों साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पर, संविधान दिवस 26 नवंबर को हम मनाएंगे,
यहाँ हमने पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर को किस वर्ष मनाया था? किस वर्ष से हमने संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाने का फैसला लिया, या किस वर्ष हमने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने की शुरुआत की? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सही आंसर भी बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि संविधान दिवस 26 नवंबर को हमने मनाने की शुरुआत किस वर्ष से की थी। दोस्तों, आज की सीरीज़ में आपके लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सभी ग्रुपों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिए हैं। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे लिंक पर क्लिक करके हमारे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर डायरेक्ट हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, सभी विषयों के महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.examstyle.com पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। दोस्तों, थैंक यू। आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। जल्दी उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, थैंक यू।